हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से संबंधित भूगोल विषय का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें हम चर्चा करेंगे मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास क्या है, ये मानव विकास कैसे होता है, मानव विकास के संपूर्ण क्रम को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। और ये क्लास 12th और जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं भूगोल विषय से संबंधित, जैसे जिसमें सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि मैं खुद लेक्चरर हूं, तो इस विषय में यानी कि ज्योग्राफी विषय में ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। तो एचडीआई क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ये किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, तो विस्तार से हम चर्चा करते हैं। और ये 12th क्लास यानी कि एनसीईआरटी और आरबीएससी जो है उस पैटर्न पर आधारित क्लास होगी, संपूर्ण रूप से कंपटीशन के लिए भी और स्कूली विद्यार्थियों के लिए भी, और साथ ही साथ जो सेमेस्टर सेकंड के विद्यार्थी है जिनके ह्यूमन ज्योग्राफी है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हो मानव का क्रम किस प्रकार मानव डेवलप होता है। तो ये डेवलपमेंट की अंतिम अवस्था कि मानव किस प्रकार विकसित होता है के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये हमारी क्लास 3rd है और एनसीईआरटी की जो 12th क्लास की बुक है उसमें ये लेसन नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु है वृद्धि एवं विकास। तो ये वृद्धि एवं विकास दोनों शब्द आपके लिए, मेरे लिए और अन्य किसी के लिए नए नहीं है, अर्थात हम इनको बार बार अपने दैनिक जीवन में देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और ये दोनों लगभग एक समान हमें लगते हैं कि वृद्धि और विकास दोनों एक समान होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। इन दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है। अंतर क्या पाया जाता है, कौन सा अंतर होता है, और उस अंतर को हम कैसे पहचानें कि ये वृद्धि है या विकास है, उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। तो वृद्धि क्या है, वृद्धि मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक है, अर्थात अगर किसी वस्तु की संख्या में परिवर्तन होता है तो उसे हम मात्रात्मक परिवर्तन या संख्यात्मक परिवर्तन बोल सकते हैं और वह वृद्धि कहलाती है। अगर वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन आता है, वस्तु की गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन आता है, अर्थात धनात्मक परिवर्तन आता है, तो उसे हम विकास बोलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने एक मकान बनाया, ठीक है, हमने एक मकान बनाया, ठीक है। तो मकान बनाया यानी कि और उसमें हमने कुछ नए कमरे ऐड कर दिए, यानी कि उसमें क्या हो गया, मात्रात्मक अथवा संख्यात्मक परिवर्तन हो गया, ठीक है। और अगर उसमें हम सुख सुविधाओं से युक्त, जैसे कि लाइट है, हवा के लिए उचित व्यवस्था है और सोने के लिए अच्छे बिस्तर हैं, बेड वगैरह है, टीवी है और एयर कंडीशनर है, यानी कि उसमें सकारात्मक परिवर्तन हुआ, तो उसे हम बोलेंगे विकास, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं कि ये मूल्य निरपेक्ष है, अर्थात वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होती है और विकास मूल्य सापेक्ष होता है। वृद्धि धनात्मक होती है, ध्यान रखना, वृद्धि धनात्मक होती है और विकास क्या होता है, सकारात्मक होता है। अगर वस्तुओं के जो गुण है, क्वालिटी है या संख्या है, उसमें सकारात्मक परिवर्तन होता है तो उसे हम विकास की संज्ञा देते हैं। अब इसमें यह ऋणात्मक भी हो सकती है, वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। कैसे कि मान लीजिए हमने जनसंख्या के अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है, तो और घट भी सकती है, यानी कि उसमें वृद्धि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। मकान बनाते हैं तो मकान टूट भी सकते हैं, कमजोर भी हो सकते हैं, जीर्ण शीर्ण होकर नष्ट भी हो सकते हैं, यानी कि या फिर यूँ कर सकते हैं जनसंख्या के अनुपात में हमने संसाधनों का विकास नहीं किया। और यहाँ होता है गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, अर्थात विकास तभी माना जाता है जब वस्तुओं अथवा सेवाओं की जो उपलब्धता है उसमें सकारात्मक परिवर्तन होता है, तो उसे हम विकास की संज्ञा देते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे कि मान लो हमने बस की व्यवस्था कर दी और बस इतनी जीर्ण शीर्ण है कि वो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। अगर उसमें सकारात्मक परिवर्तन होता है, अच्छी बसें है, वातानुकूलित है, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि वो अपनी सुविधाओं के योग्य होती है, तो उसे हम विकास की श्रेणी में रखते हैं।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो वृद्धि मात्रात्मक, मूल्य निरपेक्ष, धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है। और यहाँ विकास की बात करें तो विकास गुणात्मक, मूल्य सापेक्ष और सकारात्मक, और साथ ही साथ गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, तो उसे विकास की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं आगे की ओर। कि मत करना, प्लीज लास्ट तक देखना, और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट का सारा लफड़ा यहीं खत्म हो जाएगा एक क्लास में। ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट की क्लास होगी। तो इस क्लास में आपकी ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित जो समस्या है, इसका हम पूर्णतया समाधान कर देंगे। देखते हैं आगे मानव विकास की व्याख्या। हम इसमें देखते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, सामान्य परिचय। तो मानव विकास, देखिए मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति शारीरिक यानी कि शरीर से, मानसिक यानी कि दिमाग से, ध्यान से सुनना कि मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसमें या जिसके माध्यम से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक, ध्यान रखना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और भावात्मक रूप से निरंतर परिवर्तन एवं प्रगति करता है। अर्थात ऐसे ही नहीं कि मानव के पास पैसे आ गए तो पैसे ही सब कुछ नहीं है, उसका शारीरिक विकास भी अच्छा होना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन शारीरिक रूप से विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग है, रोगी है, तो उनका शारीरिक विकास हम नहीं बोल सकते। पैसे ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक यानी कि समाज में उसकी क्या प्रतिष्ठा है। ठीक है, समाज में रेस्पेक्ट क्या होती है। आपने सुना होगा कि अपने माता पिता बोलते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा को, इज्जत को दांव पर लगा दी या समाप्त कर दी, खत्म कर दी। तो वो प्रतिष्ठा होती है, वो भी व्यक्ति की समाज में होनी चाहिए, वो भी व्यक्ति का विकास माना जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ हम बात करें, भावात्मक रूप से निरंतर परिवर्तन एवं प्रगति करता है। भावात्मक यानी कि अपने विचारों से वो लगातार परिवर्तन करता रहता है, या डेवलप होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। कहते हैं ना कि हम लगातार पढ़ते रहते हैं तो हमारे ज्ञान में क्या होता है, सकारात्मक परिवर्तन होता है। और अगर हम पढ़ाई नहीं करते हैं और बुरे बुरे विचार दिमाग में लाते हैं तो अपने आप अपने अंदर नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता उत्पन्न होती रहती है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि विकास क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाला परिवर्तन है जो हमारे शरीर में सतत रूप से या तेज गति से या मंद गति से होता रहता है। क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं मानव विकास की परिभाषा, ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है। पहली जो डेफिनेशन है वो हम देखते हैं प्रोफेसर हरलॉक के अनुसार। तो प्रोफेसर हरलॉक महोदय क्या बताते हैं, मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक पहलुओं में परिवर्तन होते हैं। किसके अनुसार, हरलॉक महोदय क्या बताते हैं कि मानव विकास एक सतत यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हर व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावात्मक, सामाजिक पहलुओं में लगातार परिवर्तन होता रहता है या देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विश्व मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार। विश्व मानव विकास रिपोर्ट क्या बोलता है कि मानव विकास का अर्थ लोगों की क्षमताओं और अवसरों का विस्तार करना है, ताकि, अब देखिए इसमें सोचने वाली बात क्या है कि इसमें लोगों की क्षमताओं और अवसरों का विकास करना है या विस्तार करना है। अब लोगों की क्षमता क्या है, अब क्षमता ऐसे कि हम अपने लिए आवास खरीद सकें, अच्छा खाना खरीद सकें, पहनने के लिए कपड़े खरीद सकें, या यूँ कह सकते हैं कि अपनी क्षमता, अगर हमारे सामने कोई ऐसे की वस्तु है जिसको हम खरीद सके, अपनी क्षमता होनी चाहिए। अगर लगातार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता अगर डेवलप होती है, इसके अलावा अवसरों की उपलब्धता में विस्तार होता है, और ताकि वे एक लंबा, स्वस्थ और रचनात्मक जीवन जी सके, यानी कि उसके पास अवसरों की उपलब्धता होगी और क्षमताओं का विकास होगा, तो वह क्या कर सकता है, अपने जीवन को और उच्च बना सकता है। देखते हैं आगे की ओर। इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से या फिर नोट कर सकते हो।
देखते हैं आगे HDI। अब HDI होता क्या है एक्चुअल में, ये देखते हैं। यानी कि H का मतलब होता है ह्यूमन, D का डेवलपमेंट और I का इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले एक थोड़ी सी मैं आपको कहानी बताता हूँ। यानी कि एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग, और दक्षिणी भाग में भारत और एक पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान महत्वपूर्ण देश है, ठीक है। अब ये अलग बात है कि अपने देशों के बीच में राजनीतिक जो संबंध है वो थोड़े अभी गलत हैं, ठीक है, लेकिन हम गलत नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहाँ के दो विद्वान हैं, भारत के हैं डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के हैं डॉक्टर महबूब उल हक। दोनों ही बहुत महान विद्वान हैं और इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था अमर्त्य सेन को कल्याण उपागम के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है। और डॉक्टर महबूब उल हक साहब इतने बहुत ही शालीन स्वभाव के व्यक्ति हैं और इतनी मतलब इनकी जो मानसिकता है बहुत ही निराली है, बहुत ही अच्छे नाइस इंसान है। और ये क्या करते हैं कि मानव विकास कैसे किया जा सकता है या मानव विकास की गणना किस प्रकार की जा सकती है, उसके लिए ये अपने विचार रखते हैं। यानी कि ये भावात्मक रूप से ओतप्रोत व्यक्ति थे और बहुत ही शालीन स्वभाव के थे। तो डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया तथा इन दोनों दक्षिणी एशियाई यानी कि दक्षिणी एशियाई देशों यानी कि भारत और पाकिस्तान के रहने वाले, और ये क्या है, अर्थशास्त्रीय ने विकास के वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किया। यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। यानी कि सर्वप्रथम या यूं कह सकते हैं कि विकास के वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किसने किया, विकास के वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किसने किया, तो डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री श्री महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने 1990 में, ठीक है, कब, 1990 में HDI निर्मित किया, या यूं कह सकते हैं कि HDI ज्ञात करने का फॉर्मूला तैयार किया। क्लियर, ठीक है। आगे आप देखिए, एक संस्थान है UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में यानी HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए या प्रकाशन के लिए इनकी संकल्पनाओं का प्रयोग किया। इनकी डॉक्टर महबूब उल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन की जो संकल्पना थी उसका उपयोग किया और मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मानव विकास के मापन का यह एक सांख्यिकीय उपागम है या उपाय है। क्लियर, मैथमेटिक तरीके से ज्ञात करने का एक उपाय है जो किसने दिया था, महबूब उल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन ने। देखते हैं, डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे, देखिए महत्वपूर्ण कथन है, एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि कैसे, यानी कि जैसे मैं मान लूँ मेरे पास पेन है, ठीक है, अगर मेरे पास पेन नहीं है तो मैं इसका वैकल्पिक उपयोग क्या कर सकता हूँ, पेंसिल यूज कर सकता हूँ, राइट। तो वैकल्पों का मतलब समानता में वृद्धि करना, अर्थात अगर व्यक्ति चाहे, जैसे मान लो कि डॉक्टर बनना है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो उसके पास विकल्प प्रस्तुत करने की जो अवधारणा है या जो सोच है वो कौन रखते थे, डॉक्टर महबूब उल हक, और उनके जीवन में सुधार लाता है। यानी कि ये क्या है, जीवन में, लोगों के जीवन में सुधार लाना। इसके अलावा अवधारणाओं में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु किसे माना है, डॉक्टर महबूब उल हक ने, कि विकास होता है तो विकास, किसी भी प्रकार का विकास हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, किसी भी प्रकार का विकास हो, उसका केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए, मानव होना चाहिए। और ये किसकी विचारधारा है, डॉक्टर महबूब उल हक साहब की। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, टेंशन मत करो। मानव विकास के प्रमुख आयाम, मानव विकास के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं, समझना ध्यान से। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, अगर मानव का जीवन अच्छा होगा, कब होगा, जब उसका स्वास्थ्य ठीक होगा, ठीक है, उसका स्वास्थ्य ठीक होगा, जीवन स्तर अच्छा होगा और जीवन जीने का जो एक औसत है वो अधिक होगा। जैसे अच्छा स्वास्थ्य और लंबा जीवन मानव विकास का सबसे पहला और
आधार है। सबसे पहला आधार क्या है कि मानव है, बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो पैसे किस काम के? जब अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, जीवन लंबा नहीं हो, तो वो पैसा किस काम का? तो अपने लिए स्वास्थ्य, यानी कि अपने लिए, मानव के लिए, सभी मानव के लिए पहला है हॉस्पिटल वगैरह चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो। क्लियर? दूसरा है शिक्षा, यानी कि मानव है, अशिक्षित है तो उसका जीवन थोड़ा कठिन हो जाता है। शिक्षा व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाती है और उनके जीवन के अवसरों को विस्तृत करती है। देखिए बहुत अच्छी लाइन है, शिक्षा व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं को, यानी कि सोचने की क्षमता को बढ़ाती है और साथ ही साथ जो बहुत सारे अवसर होते हैं उनको फैलाती है या पहुंचाने का कार्य करती है। और साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पर तो सभी के लिए, यानी कि शिक्षा, यानी कि स्कूल कॉलेज वगैरह होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है जीवन स्तर, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन जीने का स्तर। उचित आय के संसाधन, देखिए उचित आय के संसाधन, यानी कि लोगों के पास आय के स्रोत होने चाहिए और साथ ही साथ सम्मानजनक जीवन जीने की एक व्यवस्था भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लेना। बढ़ते हैं आगे की ओर। मानव विकास के स्तंभ, इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें हम बात करें, पहला है समता। अब समता से तात्पर्य है कि हम किसी वस्तु को खरीद सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो यानी कि मानव का विकास है। अगर नहीं कर सकते, किसी वस्तु को प्राप्त करने की क्षमता अपने अंदर नहीं है, तो हमारा मानव विकास निम्न माना जाएगा। देखिए प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय वह भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास समान अवसर होने चाहिए, या यूँ कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की क्षमता सभी के पास होनी चाहिए। इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, लिंग, प्रजाति, आय आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं एक अपने हिंदुस्तान का सच्चा नागरिक होने के नाते एक बात बताना चाहूँगा, गलत मत समझना इस चीज़ को। आपने देखा होगा कि जो मंदिर परिसर होता है उनमें वीआईपी कल्चर आजकल बहुत चल रहा है। वीआईपी कल्चर यानी कि उनके पास वैसे वीआईपी है तो उनको जल्दी भगवान के दर्शन हो जाते हैं, और जो गरीब है वो लाइन में लगे रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, लट्ठे उनके लगते रहते हैं। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ ये पाया जाता है तो स्पष्ट है कि मानव विकास क्या है, तुच्छ है या निम्न है, और हिंदुस्तान में यही हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। सतत पोषणीयता, सतत पोषणीयता अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, यानी कि लगातार अवसर उपलब्ध होते रहे। ऐसे नहीं कि एक बार रोजगार मिल गया फिर दोबारा रोजगार नहीं मिले, तो उसके पास अवसर होने चाहिए। ठीक है, सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। ऐसे नहीं कि एक पीढ़ी को, यानी कि अभी है, हम क्या सोचते हैं कि अरे अपने पास है भाड़ में जाए सब, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि सभी आने वाली जो भविष्य में आने वाली जो नई पीढ़ियां हैं उनके लिए भी समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। जैसे कि हम खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग इतना ही करना चाहिए हमें, ताकि आने वाली जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भी ख्याल रखा जा सके, वो भी अपना विकास कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है उत्पादकता। मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता लाभ दी गई है से यह लिया गया है। यानी कि मानव उत्पादकता से यहाँ पे कनेक्शन किया गया है कि मानव कितना उत्पादन करता है या मानवीय शक्तियों का कितना उत्पादन होता है। नेक्स्ट है सशक्तिकरण। देखिए प्रत्येक विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, या अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। नेक्स्ट है शक्ति बढ़ती हुई संसाधनों की क्षमता तक पहुंच से मापी जाती है। यानी कि सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि अपने विकल्प चुनने का अपने पास अधिकार हो, साथ ही साथ जो अवसर उपलब्ध है या फिर जो संसाधन उपलब्ध है उनको प्राप्त करने की शक्ति अपने पास होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। देखते हैं आगे, मानव विकास के उपागम। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं, लिखिए। तो मानव विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण
या सबसे प्राचीन उपागम माना जाता है वो है आय उपागम। और आय के माध्यम से आपने देखा होगा कि जिसके पास पैसे ज़्यादा है उसको एक विकसित मानव या फिर यूँ कह सकते हैं कि समाज का प्रतिष्ठित मानव या व्यक्ति माना जाता है। लेकिन यही सब कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि स्वास्थ्य, शिक्षा आदि भी होना अनिवार्य है, यानी कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक विकास होना भी जरूरी है। अगर व्यक्ति के पास पैसे हैं, नैतिकता नहीं है, तो वो विकास नहीं माना जाएगा। देखिए, मानव विकास के मापन का सबसे पुराना तरीका है आय का स्तर। किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है, यानी कि व्यक्ति अपनी आय से किसी वस्तु को तो खरीद लेगा, ठीक है, किसी वस्तु को तो खरीद लेगा, उसका भोग कर लेगा, उपभोग कर लेगा, लेकिन उसका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो वो डेवलप नहीं माना जाएगा। आय का स्तर ऊंचा होना मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा, यानी कि प्राचीन समय में या पहले यही माना जाता था कि जिसकी आय ज्यादा उसका विकास भी ज्यादा। नेक्स्ट है कल्याण उपागम। यह उपागम मनुष्य को सभी विकासात्मक गतिविधियों के लाभार्थी अथवा लक्ष्य के रूप में देखता है। कल्याण नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा उपागम जिसमें सभी व्यक्तियों के चहुमुखी विकास पर जोर दिया जाता है, अर्थात मानव का जो सर्वांगीण विकास होता है उस पर जोर दिया जाता है, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, जलापूर्ति सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है, अर्थात समाज या देश या प्रदेश के सभी व्यक्तियों का क्या हो, कल्याण हो, इस बिंदु पर जोर दिया जाता है। ठीक है, देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी आवश्यकताओं पर सरकारी खर्च बढ़ाना चाहिए। एक जो गणतंत्रात्मक देश होता है, या यूँ कह सकते हैं कि भारत जैसे जो देश है उनमें जनता का शासन होता है, ठीक है, राजतंत्र नहीं है, तो यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी आवश्यकताओं पर जो आधारभूत आवश्यकताएं होती है उन पर अधिक से अधिक सरकारी व्यय खर्च होना चाहिए, यानी कि सरकारें क्या करें कि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर विशेष ध्यान दें और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। सरकार कल्याण पर आधारित व्यय करने, मानव विकास के स्तंभों में वृद्धि करने के लिए भी जिम्मेदार है, अर्थात सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, लोगों का अच्छे से कल्याण कर सकती है, अच्छे से उनका जो डेवलपमेंट है वो कर सकती है। लेकिन आजकल अगर रियलिटी देखें तो सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी होती है, जनता से कोई मतलब नहीं। जब इलेक्शन आते हैं तब वो जनता की है, बाकी अदर टाइम में कोई मतलब नहीं, यह हकीकत है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, थर्ड बिंदु है अपना आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम में क्या होता है, यानी कि ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेबर संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 6 बुनियादी आवश्यकताओं पर क्या किया गया है, प्रस्तावित की गई है या जोड़ दिया गया है। अब ये 6 बुनियादी आवश्यकताएं कौन कौन सी है एक बार देख लेते हैं अपन। पहला अगर हम बात करें, दिख रहा है पहला, तो सबसे महत्वपूर्ण है, देखो, भोजन, ठीक है, भोजन हो गया। दूसरा अगर देखें तो आवास हो गया। तीसरा देखें तो जलापूर्ति हो गया। चौथा देखें तो स्वास्थ्य, ठीक है। 4, यानी कि ILO क्या बताता है कि एक महत्वपूर्ण 6 बुनियादी आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है, जिसमें पहला है भोजन, दूसरा आवास, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, और हम अगले बिंदु की बात करें तो सॉरी, ये हटा देता हूं एक बार, स्वच्छता। कितने हो गए, भोजन हो गया, आवास हो गया, और एक और महत्वपूर्ण बिंदु रह गया छठवां, जिसमें हम शामिल करते हैं शिक्षा को, ठीक है, शिक्षा। तो ILO क्या बताता है कि 6 महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिन पर क्या करना चाहिए, महत्वपूर्ण ये रूप से जोर देना चाहिए, जिसमें पहला है भोजन, आवास, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा। इन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जिससे मानव का डेवलपमेंट हो सके, ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है समता उपागम। वही बात, यानी कि हम संसाधनों को कितना परचेज कर सकते हैं। देखिए, इस उपागम का संबंध अमर्त्य सेन से है। समता उपागम का संबंध किससे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन से, क्योंकि इसके बारे में अमर्त्य सेन ने विस्तार से चर्चा की है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन स्वास्थ्य, शिक्षा व संसाधनों तक पहुंच को मानव क्षमताओं के निर्माण तथा मानव विकास में वृद्धि की कुंजी माना है। यानी कि अमर्त्य सेन साहब क्या बताते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच ही मानव
क्षमताओं के निर्माण तथा मानव विकास में वृद्धि की कुंजी मानते हैं कि जब तक संसाधनों तक पहुंच नहीं होगी लोगों की, उनके पास शिक्षा नहीं होगी, स्वास्थ्य नहीं होगा, तो मानव का विकास नहीं हो सकता। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए 19, अब इंपॉर्टेंट चीजें यहां से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए 1990 में प्रतिपादित या प्रस्तुत यूएनडीपी द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है, यानी कि 1990 से लगातार मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करता आ रहा है। यह प्रतिवेदन मानव विकास के स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार क्या करता है, सूची उपलब्ध करवाता है, यानी कि कौन सा देश कौन से क्रम पर है, कौन से स्थान पर है, ये प्रस्तुत कौन करता है, यूएनडीपी। और कब से कर रहा है, 1990 से, 1990 से। देखिए आगे, मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रस्तुत मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक है। इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो नोट कर लेना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, मानव विकास का मापन, कि किस प्रकार मानव विकास का मापन किया जाता है, तो किस प्रकार कोटिक्रम निर्धारित किया जाता है। देखिए यहां से आपको बिल्कुल समझना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे ज्ञात किया जाता है, स्वास्थ्य की उक्त देश में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, उनके पास शिक्षा के अवसर है या नहीं, शिक्षा के अवसर, ठीक है, शिक्षा के अवसर उपलब्ध है या नहीं, संसाधनों तक पहुंच है या नहीं, ठीक है, ये चीजें। और उनके आधार पर क्या किया जाता है, कोटिक्रम निर्धारित किया जाता है। और कोटिक्रम होता है 0 से लेकर 1 के मध्य, ठीक है, एक लाइन में पूरा सार आ गया। देखिए एसडीआई कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच के आधार पर, ठीक है, संसाधनों तक पहुंच कितनी है, 3 बिंदु आ गए, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, इनके आधार पर कोटि क्रम निर्धारित किया जाता है, यानी कि क्रम निर्धारित किया जाता है। और क्रम कितना होता है, 0 से लेकर 1 के मध्य होता है, अर्थात किसी का 0 से नीचे नहीं होगा और किसी का 1 से ऊपर नहीं होगा। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि अगर जितना 1 के करीब होगा वो डेवलपमेंट देश कहलाएगा, या विकसित राष्ट्र कहलाएगा, या मानव विकास उच्च कहलाएगा, और जितना कम होगा उतना ही निम्न मानव विकास होगा। पहला है इसमें स्वास्थ्य। देखिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ठीक है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या औसत आयु जिसको बोलते हैं, तथा दीर्घ स्वास्थ्य, ठीक है, यहाँ पे दीर्घ स्वास्थ्य, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, दीर्घ स्वास्थ्य बराबर जीवन जीने के ज्यादा अवसर। देखिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और साथ ही साथ दीर्घ स्वास्थ्य दोनों को जोड़ा जाता है, तो ये अगर दोनों होते हैं तो जीवन जीने की के ज़्यादा अवसर होते हैं, जीवन जीने के ज़्यादा अवसर होते हैं। और अगर यहाँ बात करें तो वही, यानी कि चिकित्सा सुविधाएं ज़्यादा होगी तो जीवन स्तर उच्च होगा, या बीमारियों से मतलब हम क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है शिक्षा। देखिए प्रौढ़ साक्षरता दर और एकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुँच को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कोई सा भी देश है उसमें जो नामांकन या नामांकित बच्चों की संख्या है वो प्रदर्शित करती है कि इस देश में शिक्षा का क्या हाल है, प्राथमिक शिक्षा के बाद में उच्च शिक्षा में कितने बच्चों का एडमिशन होता है और कितने बच्चे बहाल हो जाते हैं या बाहर निकाल दिए जाते हैं या फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। साक्षरता दर और विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या प्रदर्शित करती है कि उक्त देश में शिक्षा तक पहुँच कितनी आसान है या मुश्किल है। अगर बच्चे ज़्यादा हैं और विद्यालय में बच्चों की संख्या कम है तो उससे पता चलता है कि इस देश में शिक्षा का स्तर क्या है, निम्न है, अर्थात बच्चों की या फिर लोगों की पहुंच से दूर है। अर्थात वहाँ पे या तो हो सकता है कि एजुकेशन का जो स्तर है वो महंगा हो। भारत में हम देखें तो सरकारी विद्यालय होते हैं जहाँ पर निम्न फीस में या न के बराबर फीस होती है या होती नहीं है, उसमें अगर बच्चों का एडमिशन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि
शिक्षा का स्तर उच्च है, या यूँ कह सकते हैं कि जो लोगों की पहुंच है शिक्षा तक वो आसान है। अगर हम बात करें वही फीस 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए हो तो पहुंच मुश्किल हो जाती है। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए संसाधनों तक पहुंच। अब संसाधनों तक पहुंच कैसे, कोई भी वस्तु खरीदते हैं हम, ठीक है। देखिए इसके तहत क्रय शक्ति जिसे अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है, यानी कि किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा यहाँ पर जो यूएनडीपी है वो किसको लेता है, अमेरिकी जो डॉलर है उसके संदर्भ में मापता है कि एक व्यक्ति कितनी क्रय शक्ति रखता है या कितना खरीद सकता है। नेक्स्ट आता है भारिता, यानी कि एसडीआई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, भारिता निर्धारित करते हैं। और प्रत्येक के लिए 1/3 क्रम या जो अंक है वो निर्धारित किया गया है। इसमें अति उच्च कौन से होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि एसडीआई में अति उच्च वाले जो देश होते हैं, अति उच्च एसडीआई मान वाले जो देश होते हैं उनका जो अंक है या भारिता वो कितना होता है, 0.983, ठीक है, 0.983। और निम्न के लिए कितना होता है, 0.268 होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए अति उच्च अलग अलग देखते हैं, अति उच्च में कौन से आते हैं और कितने देश शामिल है। देखिए अति उच्च में आते हैं 0.800 से लेकर जो ऊपर के होते हैं वो सभी इसमें शामिल है। और इस क्रम में विश्व के जो इसमें निर्धारित किए गए हैं वो 66 कंट्रीज है, ठीक है। उच्च की बात करें तो 0.700 से लेकर 0.799 वाले जो भारिता वाले देश है उनको इसमें शामिल किया गया है। और इनकी संख्या है 53 देश इसमें शामिल किए गए हैं। थर्ड नंबर पे आता है मध्यम वाले, और इनका जो कोटि क्रम या फिर यूँ कह सकते हैं भारिता होती है वो होती है 0.550 से लेकर 0.699 तक होती है। और इसमें 37 देश शामिल किए गए हैं, क्लियर। और जो निम्न या लो कैटेगरी वाले आते हैं उनमें है 0.549 से लेकर 0.699 तक आते हैं। और इसमें कुल जो देश हैं वो है 33। तो इनका क्रम आप याद रख लेना। और इसमें देखिए आप ज़्यादा कोई हैवी हार्ड नहीं है। देखो 0.549 यानी कि 550, ठीक है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 0.550 से एक कम कर दो, ठीक है, से लेकर 700 से कम, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए ये वाला है वो यहाँ पर आ गया, ये वाला है वो यहाँ पर आ गया। तो इसमें ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 700 से लेके 799 या फिर ऊपर वाले हैं, फिर 800 से ऊपर वाले हैं। तो ये क्रम आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करें विश्व के जो ज़्यादा डेवलप देश हैं या सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्रीज है उनके बारे में। तो पहला स्थान आता है, अगर विश्व के जो डेवलप कंट्रीज है जिनका एसडीआई मान सर्वोच्च है तो उसमें पहला स्थान आता है नॉर्वे का, दूसरा आता है आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, चीन, आइसलैंड। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ आंकड़े ऐड किए हैं 2025 के अनुसार। तो इनका कोटि क्रम कुछ इस प्रकार है। 2025 के अनुसार आयरलैंड पहले स्थान पे है जिसका मानव विकास सूचकांक है वो है 0.972, ठीक है। और नॉर्वे है 0.970 के साथ दूसरे नंबर पे, ठीक है। ये नए आंकड़े हैं तो आप इनको मेंशन कर लेना, ठीक है, 2025 के अनुसार है, ठीक है, तो इनको मेंशन जरूर कर लेना। फिर अगर आगे देखें तो जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और डेनमार्क का स्थान आता है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखनी है कि भारत नाम ही नहीं आया टॉप 10 कंट्रीज में। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो एकदम घटिया क्वालिटी का है, ये कह सकते हैं कि निम्न स्तर का है। यहाँ हम देखिए भारत, हम विश्व गुरु हैं, ठीक है, हम बोलते हैं विश्व गुरु विश्व गुरु। अब विश्व गुरु की औकात दिखाता हूँ। देखिए 2023 के अनुसार 2023 के अनुसार विश्व गुरु की औकात दिखाता हूँ, रुको। अब हो सकता है कि कोई गलत बोले, लेकिन हकीकत देखो वही है जो देश में हो रहा है उसको बताना, उसके खिलाफ लड़ना ही देशभक्ति होती है। तो देखिए आप, ये रहा अपना भारत और 130वें नंबर पर है। सोचो 130वें नंबर पे और डींगे हाँकते हैं हम विश्वगुरु। कैसे विश्वगुरु बनेंगे? और अपना जो मानव विकास है वो है 0.685। सोचो विश्वगुरु, विश्वगुरु, ये है विश्वगुरु।
जिसका स्थान है 130वां। अब इसके लिए हम देखें कि कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है। हम देखिए, मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत भारत देखिए, भारत एक मतलब भारत का जो स्थान है 126वां स्थान था, जो 2020 में यह और नीचे 131वें स्थान पर आ गया। ठीक है, 131वें स्थान पर भारत का इन 130 देशों के पीछे होने का प्रमुख कारण क्या है। सोचने वाली बात है कि भारत पीछे क्यों जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत का जो राजनीतिक सिस्टम है वो बहुत घटिया है, और यहाँ के लोग क्या है बताऊं हकीकत, यहाँ के लोग देश प्रेमी नहीं है, सरकार प्रेमी है। सब सरकार को बचाने का प्रयास करते हैं, और सरकार भी यही चाहती है कि जनता हमारा बचाव करे। सरकार क्या करती है? घटिया काम करती है, घटिया किस्म की राजनीति करती है, और सरकार अपनी कुर्सी बचाए रखती है। और हम लोग क्या करते हैं कि सरकार ने ऐसा नहीं किया, ये पार्टी वाले अपनी पार्टी को बचाते हैं, वो पार्टी वाले अपनी पार्टी को बचाते हैं। ऐसे नहीं कि हम इनसे सवाल करें, वोट दे देते हैं, इनसे सवाल नहीं करते, बल्कि वो कुछ भी गलत करे हम उसका साथ देते हैं। इसी वजह से हम आज पीछे है, 130वें स्थान पे बैठे हैं, 131वें स्थान पे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या है, देश प्रेमी नहीं है, बल्कि सरकार प्रेमी है। अब देखिए, मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं प्रत्यक्ष। ठीक है, कोई इसको पर्सनल ना ले, मैं हकीकत बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूं, है ना। वोट क्यों, वोट की राजनीति आती है। अभी बिहार में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, बिहार में इलेक्शन हो रहा है, पता है। तो क्या होगा, देखो, ऐसे भाषणबाजी होगी और जनता सामने खड़ी हो जाएगी और चिल्लाएगी ये वो जिंदाबाद, है ना, यही करेगी ना, भीड़ का हिस्सा बनेगी। फिर देखो यहाँ पे मोदी जी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि भाइयों बहनों वोट देना, ठीक है, मुझे वोट देना, फिर मैं आऊँ या ना आऊँ कोई गारंटी नहीं। ठीक है, यहाँ देखो भीड़ भाड़ हो रखी है भयंकर, और जनता पागल हो रखी है। अब भी जनता के बीच में फिर 5 साल नहीं आएंगे ये। यहाँ देख सकते हो आप, अभी जनता से ये मिल रहे हैं, लेकिन जब वक्त आता है, ठीक है, तब पीछे खिसक जाते हैं। सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप, अब यहाँ पे चुनाव आता है, हिंदू मुसलमान, ठीक है, पाकिस्तान, ये सब आ जाते हैं। अभी बिहार इलेक्शन है और दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन है? गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास में है। ये क्यों नहीं करते कुछ? कहाँ से आ जाते हैं? क्यों नहीं करते ये कुछ? क्यों? क्योंकि ये खुद क्या है, इसमें शायद शामिल है। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा जब भी इलेक्शन आते हैं और तब ऐसी घटनाएं होती है, पुलवामा अटैक होता है, पहलगाम होता है, जब भी इलेक्शन आते हैं। अभी बिहार इलेक्शन तो दिल्ली में बम ब्लास्ट, पुलवामा अटैक होता है, पहलगाम होता है, गोधरा कांड होता है। ये सब कब होते हैं? जब इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के टाइम में ही क्यों होते हैं, अदर टाइम में क्यों नहीं होते? तो हम क्या करते हैं, इनके पक्ष में आ जाते हैं। अरे ये सभी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, इनसे दूर रहो, इनसे सवाल करो, इनसे सवाल करो। और अगर ये वोट मांगने आए उसी टाइम कि बेटा ये काम आपने किया या नहीं किया, हमारे लिए क्या किया, शिक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान दिया या नहीं दिया। आगे देखिए, इसमें हम तो भीड़ का हिस्सा हैं और भीड़ में ही रहेंगे। ठीक है, अब ना तो ये शिक्षा की बात करते हैं, देख लेना 100% मैं बोल रहा हूँ। अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो आपके सामने अगर एक भी इलेक्शन में मोदी जी ये बोल दे, या फिर कि हम बिहार में इतने स्कूल बनाएंगे, बिहार में इंग्लिश मीडियम विद्यालय बनाएंगे, या फिर कॉलेज खोलेंगे, आईआईटी केंद्र खोलेंगे, मेडिकल एम्स खोलेंगे, नहीं करेंगे बात। वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान देश, सुरक्षित हाथों में, हिंदुत्व, इन पे बात करेंगे। और अपनी जनरेशन को समाप्त कर रहे हैं। यानी कि ध्यान रखना, इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं और आपके रैलियों में भीड़ का हिस्सा बनते हैं और लठ खा के मर जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्वास्थ्य, हॉस्पिटल की बात नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि ये नालायक लोग हैं, ये देश प्रेमी नहीं, सरकार प्रेमी है, तो इनको इनकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना विकास और अपने देश का विकास चाहते हैं, अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का विकास चाहते हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, रोजगार आदि पर ध्यान देना। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।